स्मार्ट सिटी भागलपुर की सड़कों पर बिजली का खंभा कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। साथ ही बिजली के पोल स्मार्ट सिटी की राह में बाधक भी बन रहे हैं। वहीं आज शहर में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। घटना पटल बाबू रोड की है, जहां तेज रफ्तार पिकअप वैन बिजली के खंभे से टकराने के बाद बेकाबू हो गई। गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ उस समय सड़क पर ट्रैफिक नहीं थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पोल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बिजली का पोल सड़क पर गिर गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार पिकअप वैन बिजली के खंभे से टकराने के बाद बेकाबू हो गई और सड़क किनारे कई दवा दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि जिस समय हादसा हुआ उस वक्त बिजली के पोल में करंट था। हालांकि सूचना के बाद बिजली काट दी गई, लेकिन मुख्य सड़क पर हाई टेंशन तार गिर जाना एक बड़ी बात है। घटना के बाद पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की माने तो जिस समय यह पिकअप वैन बेकाबू हुआ उस समय सड़क पर ट्रैफिक नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हुआ ये हादसा आपका अनबैलेंस हो गया। गाड़ी जो है चाबी मोबाइल सब गाड़ी में छोड़ के चला गया है। वो पहले मारा एलटी सिटी में मारा, वहाँ से मारते हुए दुकान में मारा, दुकान से मारते हुए टेलीफोन खंभा में दिया, टेलीफोन खंभा से मारते हुए पोल में आके डायरेक्ट भिड़ा। जो एलटी तार उसमें लपझा हुआ है, लपझाने के कारण से गाड़ी अनबैलेंस हो गया, वो पोल तो तोड़ते हुए चला गया। तो अभी आप लोग क्या जुटे हुए? अभी हम लोग जो है सबको चालू करने में हमको 1 घंटा समय चाहिए। 1 घंटा सब तार बिखरा पड़ा है। हाँ, सब तार चालू हो जाएगा 1 घंटे में। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार पासवान। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्टेडियम में आज से वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हो गया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, एमएलसी डॉक्टर एनके यादव, सीनेट सदस्य मुजफ्फर अहमद और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से बैलून उड़ाकर किया। इस अवसर पर प्रोफेसर अशोक ठाकुर, डॉक्टर हलीम अख्तर, डॉक्टर इकबाल अहमद, डॉक्टर प्रोफेसर अर्चना कुमारी, एनएसएस समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार, खेल सचिव डॉक्टर संजय जायसवाल, एफए डॉक्टर दिलीप कुमार, एफओ ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर मनोज कुमार समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। खेल सचिव डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि प्रतियोगिता में 1 दर्जन से ज्यादा टीमों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो प्रतियोगिता में दमखम दिखाएगी। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति एसएम कॉलेज की छात्राओं ने दी, जिसका नेतृत्व डॉक्टर निशा झा ने किया। मौके पर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन 14 से 16 दिसंबर तक होगा। मैंने अभिभाषण में भी अपना बताया कि विश्वविद्यालय का काम सिर्फ शिक्षा देना नहीं है, शिक्षण कार्य नहीं है, बल्कि उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स और कल्चर प्रोग्राम को भी बढ़ावा देना है। यह बात मेरे हमेशा मन में गूंजता रहता है और हमको लगता है कि कौन सा काम नया नया करें। आपने देखा कि इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें 14-15 कॉलेज भाग ले रहे हैं, 18 कॉलेज भाग ले रहे हैं, 400 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं उसके अंतर्गत, और मैं समझता हूँ 15-16 इवेंट्स। तो यह 2 दिनों का शानदार जो है वो खेल प्रतियोगिता होगा, एथलेटिक्स मीट होगा। और खेल को बढ़ावा देने के लिए आप देख रहे हैं कि इस स्टेडियम का नाम हमने तिलका मांझी स्टेडियम नामकरण किया है। जैसे अभी तिलका मांझी इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन माननीय कुलाधिपति महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया है, और उसमें तो सिर्फ अपने विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि दूसरे विश्वविद्यालय, दूसरे राज्यों से खिलाड़ी आएंगे। मैं बताता हूँ, इन सारी चीज़ों को करने से देखिए खिलाड़ी को तो लाभ है ही, उनका अपना हेल्थ मजबूत होता है। और आप अभी मैंने बताया कि जब साउंड हेल्थ है तभी साउंड माइंड होता है, डिसिप्लिन होता है, भाईचारा होता है, ये सारी भावनाएं, एकता की भावना होती है, धर्मनिरपेक्षता की भावना होती है, जिसमें आप देख रहे हैं बच्चियां हैं, बच्चे हैं, विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के लोग हैं, कितने डिसिप्लिन के साथ स्पोर्ट्स मार्च कर रहे थे। मैंने एक गजब ही नज़ारा था। और यहाँ हम जो है
इंडोर स्टेडियम में अब उसमें उसकी फुल यूटिलाइजेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा खेल हो। मेरा उद्देश्य है कि हमारे खिलाड़ी स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर जाएं और वो अपना नाम करें, अपने ज़िला का नाम करें, अपने विश्वविद्यालय का नाम करें और साथ साथ देश का नाम करें। तो यह मेरा उद्देश्य है। मैंने इन्हीं भावनाओं के साथ ये जो है 8 साल से जो बंद था उसको आज हमने खेल का भव्य आयोजन करवाया है। भागलपुर में इस साल का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को आयोजित किया गया। लोक अदालत को लेकर 18 बेंच भागलपुर व्यवहार न्यायालय में, 3 नवगछिया में और 2 कहलगांव कोर्ट में गठित किए गए थे, जहां सभी सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया गया। भागलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजेश नारायण सेवक पांडे और एसएसपी आनंद कुमार ने लोक अदालत का उद्घाटन किया। सफलता के लिए उपस्थित बातकारीगण, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है। हम लोग लगातार राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन करते रहे हैं। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, मगर जो यात्रा भारतीय संविधान के आर्टिकल 39A से शुरू हुई और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के रूप में परिणत हुई और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत जो लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस गठित की गई, उनमें मुख्य रूप से नालसा, सालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और ढालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में जो उसके जो ऑब्जेक्ट हैं उनको संक्षेप में मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का ऑब्जेक्ट ही है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में प्रतिनिधित्व करने से इसलिए न वंचित हो जाए कि वो किसी भी प्रकार से डिसेबल है, यानी कोई भी उसकी निर्योग्यता, उसकी डिसेबिलिटी, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे उसकी शारीरिक डिसेबिलिटी हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, किसी भी प्रकार की निर्योग्यता से के कारण वो विधिक सेवाओं से वंचित न रहे। ये प्रयास इन सभी विधिक सेवा संस्थाओं का है और यही हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट ये है कि हम फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। न्यायाधीश महोदय, वरीय न्यायिक पदाधिकारीगण, प्रशासनिक पदाधिकारीगण, पक्षकारगण, मीडिया के साथी, समय कम है और राष्ट्रीय लोक अदालत की महत्ता और कैसे प्रारंभ हुआ पूर्व के वक्ताओं ने बताया गया है, के द्वारा बताया गया है। एक ही अनुरोध सभी पक्षकारों से करना चाहूँगा कि जब आप मामले का निष्पादन कर रहे हों या सुन रहे हों तो थोड़ा सा अपना रुख लचीला रखें ताकि जो मामलों के निष्पादन में तेज़ी आए। दोनों पक्षकार अगर 2-2 कदम की दूरी तय करेंगे तो दोनों के बीच में नज़दीकियाँ भी बढ़ेंगी और जो निष्पादित मामले हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी और जो मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं उनकी संख्या बढ़ेगी या जो मामले कोर्ट में आने वाले हैं आने वाले समय में उनकी संख्या भी घटेगी। तो कोर्ट पे बोझ कम होगा और आपकी समस्याएं कम होगी और जो राष्ट्रीय लोक अदालत का जो पर्पज़ है वो भी सॉल्व होगा। आप इतने सारे लोग आए हुए हैं, मैं सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। न्यायालय में पक्षकारों का आना ये लोकतंत्र की सफलता का भी एक प्रतीक है। लोकतंत्र में क्या होता है कि सबको मौलिक अधिकार, लीगल अधिकार प्राप्त हुए रहते हैं और जितना लोग आते हैं न्यायालय में आते हैं वो दिखाता है कि लीगल अवेयरनेस चल रहा है
ये विधिक सेवा प्राधिकार जो है लीगल अवेयरनेस का काम भी चलाता है। बहुत सारे लोगों को मालूम है कि लीगल विधिक प्राधिकार क्या है, लीगल सेवा क्या है। तो लीगल सेवा क्या है इसकी जानकारी हमारे विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसका गठन जो है वो 1987 ईस्वी में किया गया था, जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के, उसी के अंतर्गत लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसमें है कि जितने छोटे छोटे मुकदमे हैं उनका निपटारा किया जाता है, सेटलमेंट किया जाता है, एमिकेबल सेटलमेंट, सरल सेटलमेंट किया जाता है। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के चुनाव को लेकर लगाई गई आचार संहिता करीब 9 महीने बाद समाप्त हो गई है। शनिवार को एमईसी के इलेक्शन ऑफिस में इसकी जानकारी आरोप प्रोफेसर रफीकुल हसन ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि नियम के तहत आचार संहिता स्वतः समाप्त हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के मुख्य पर्यवेक्षक प्रोफेसर रफीकुल हसन ने कहा कि चुनाव में लगभग 10 लाख खर्च होने का अनुमान है। पूर्व में हम लोगों ने चुनाव की संभावित तिथि 8 और 15 दिसंबर रखी थी, लेकिन इसी बीच एमईसी का अकाउंट फ्रीज हो गया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि एमईसी के महासचिव प्रोफेसर फारूक अली और अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम चुनाव आयोग के समक्ष नहीं आ रहे हैं और न ही कोई भेजे गए पत्र का कोई ठोस जवाब दे पा रहे हैं। ऐसे में चुनाव कराना संभव नहीं है। ऑन कैमरा आरओ ने यहां तक कह डाला कि आज से मैं एमईसी के इलेक्शन ऑफिस नहीं आऊंगा। एक सवाल के जवाब में प्रोफेसर रफीकुल हसन ने कहा कि मैं आरओ के पद पर रहूंगा। बता दें कि 28/11/2024 को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर रफीकुल हसन ने कहा था कि मैं निष्पक्ष चुनाव कराऊंगा और अगर हम पर किसी प्रकार का दबाव बनाया गया तो इस्तीफा दे दूंगा। वहीं आज के प्रेस वार्ता में एमईसी के एआरओ नजमुल हकीम नईम आरओ के सामने चुनाव कराने के लिए विकल्प की बात करते दिखे, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर प्रोफेसर रफीकुल हसन का स्पष्ट कहना था कि अब आचार संहिता लागू नहीं रहेगा। इधर न्यूज अंग बिहार से बातचीत में एआरओ इंजीनियर मोहम्मद हुसैन ने कहा कि रूल के मुताबिक आचार संहिता स्वतः समाप्त हो गई है। अब हम लोग बने आचार संहिता के बारे में सोच रहे हैं कि इसको विथड्रॉ किया जाए। हाँ, क्योंकि जब तक हमारे पास पैसा नहीं आता तो हम लोग कोई आचार संहिता और हमारा इलेक्शन कमीशन चाय पीने की पैसा नहीं, अपना तेल जला के आते हैं यहाँ पर ऑफिस में, कोई देखने वाला नहीं, जनरल सेक्रेटरी कहाँ, प्रेसिडेंट कहाँ, कुछ भी हमारे साथ नहीं हो रहा है। हाँ, कैसे समाधान हम कैसे करेंगे? बगैर पैसे का कोई समाधान होगा? कोई ऑफिस चल सकता है क्या? अब भाई ये एक बार स्टे ऑर्डर हुआ या मन ये हुआ, आपका जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक हम लोग आके फिर ऑफिस मैंने मेंटेन किया, आना शुरू किया, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं। सेक्रेटरी आके एक बार भेंट नहीं करते, प्रेसिडेंट भेंट नहीं करते, हम लोग कौन सी लेके इलेक्शन लड़ेंगे साहब? क्या सर माना जाए कि आचार संहिता को तब क्या कहेंगे? हम तो फेवर में नहीं आचार संहिता को कंटिन्यू करने का। आज खत्म कर रहे हैं? हाँ, पर्यवेक्षक सर आप हैं, आप ही हम कह रहे हैं तो हम कल से नहीं आएंगे, इस ऑफिस को कंटिन्यू नहीं करेंगे। हाँ, अगर नहीं, ये देखिए कानूनी दांव पे है ना, अगर हमारे अंदर हमारे में पावर है इतना कि हम आचार संहिता तो विथड्रॉ कर सकते हैं तो हम कर रहे हैं विथड्रॉ। तो आप कर रहे हैं? हाँ, हम अब कल से नहीं आएंगे। फाइनली आप आचार संहिता का विथड्रॉ कर रहे हैं? हम अपना ओपिनियन इनको भी कहिए, पूछिए, लेकिन मेरा यही है कि हम जब तक फिर पूरा कुछ माने पूरा इस्टेब्लिश नहीं हो जाता हम नहीं आ सकते हैं, हम विथड्रॉ करते हैं। मेरे लेवल से हम विथड्रॉ करते हैं। आचार संहिता विथड्रॉ करते हैं। मुख्य पद पर बने रहेंगे, मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में बने रहेंगे या उसको इस्तीफा दे देंगे? नहीं, अभी कैसे इस्तीफा दे देंगे? हाँ, जब तक कोई बॉडी मैंने फॉर्म नहीं हो जाती है बोलेगी आप इस्तीफा दीजिए। तो सर कहने का मतलब है कि मैं मुख्य चुनाव जब तक कोई बन जाता है हाँ, तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन आप जो है आचार संहिता को इसको ड्रॉ करते हैं। हाँ, क्या करेंगे? अब कुछ हमारे पास है ही नहीं। अब रोज आके किस मीनिंगलेस आना है हमारा ना।
हाँ, कहीं से कोई नॉन कोऑपरेशन, हर तरफ से जनरल सेक्रेटरी भी आके भेंट नहीं करते, प्रेसिडेंट आके भेंट नहीं करते। हम कौन सी लेके चुनाव कराएंगे, लड़ेंगे कौन सी? ये बक्सा लेके ढोल पीटते रहेंगे पूरा माने भागलपुर एमएससी के लिए? हम लोगों को तो पैसा चाहिए ना। फंड को फ्रीज कर दिया है, डी फ्रीज कौन करेगा? हम काहे ले उसके पैसे के लिए डी फ्रीज करने के लिए हम दौड़ेंगे? कहाँ कौन इलेक्शन कमीशन, कहाँ रजिस्ट्रार, कहाँ क्यों जाएंगे हम? नहीं, दबाव में नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं दबाव, किसी के दबाव में नहीं भाई। हम कल से नहीं आने जा रहे हैं। और क्या कल से नहीं आ रहे हैं? नहीं आएंगे। आज आचार संहिता को हम माने इलेक्शन कमीशन माने रिटर्निंग ऑफिसर हम बने रहेंगे। हाँ, अब आचार संहिता हम खत्म करेंगे, क्या करेंगे भाई? इलेक्शन होगा ही नहीं तो कब तक लगाए रखेंगे? चले भाई, सब अपना अपना आज़ाद है, अपना काम करें। रिकॉर्ड में जा रहा है नोटिफिकेशन, अब कब करेंगे आचार संहिता खत्म करने का? आज हम लोग अब बैठ के तीनों आदमी बैठ के थोड़ा सा डिसीजन लेंगे। लेके मेरा ये ओपिनियन है, समझ रहे हैं कि नहीं? हम लोग इसमें अब मीटिंग करके अब इसका पूरा, ये आपका अपना ओपिनियन है? अपना ओपिनियन तो है ही ना, जब आयोग के मुख्य पर्यवेक्षक का ओपिनियन है मेरा। अब ये हम लोग रिटर्न में आएंगे, रिटर्न में देंगे आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 लेटर आप लोगों ने जारी किया जी तो हाँ। क्या पहला लेटर में क्या जवाब आया? पहला में क्या कहा? पहला तो कुछ जवाब ही नहीं दिया। कब भेजा सर? हम लोग 12 तारीख को, 12 तारीख को 12 को। जी हाँ। सेकंड में कब भेजा सर? सेकंड में 3 तारीख को एक लेटर गया है, चलिए 9 तारीख को एक लेटर गया है, फिर 3 लेटर भेजा। जी हाँ। दूसरे में क्या दिया सर? दूसरे में कि भाई आपके सामने में हम जवाबदेह नहीं हैं। अच्छा। मुख्य निर्वाचन आयोग हो या कोई हो, हम जनरल बॉडी के मीटिंग में हम माने क्वेश्चन किए जाएंगे। हम को माने इलेक्शन कमिश्नर के सामने में कुछ मेरा जवाबदेही नहीं है। और लेकिन नईम सर ने कहा सर्वोपरि होता है सर, आयोग सर्वोपरि होता है इलेक्शन ये नईम सर कह रहे हैं कि हमको उन्होंने कहा है कि विकल्प पर तलाश किया, ऐसा उन्होंने कुछ कहा? नहीं, ऐसा विकल्प अब ये वो और क्या निकाले? मैं कहा मेरा बाप का घर में पैसा है रखा हुआ है कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को 10 लाख हम खर्चा कर देंगे, फालतू बात। विकल्प नहीं, समाधान आपने कब तक सर होगा समाधान? पैसे का मालिक वो लोग और हम लोग को विकल्प खोजने के लिए कहेगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा करने के लिए बुलाया गया कि निर्वाचन के लिए वोटिंग डेट जो है 2 दिया गया था, 8 दिसंबर और 15 दिसंबर। 8 तो बहुत शॉर्ट था, लेकिन हम लोगों को लग रहा था कि 15 दिसंबर को ये काम हो जाएगा। लेकिन इसी बीच कई बार लेटर भेजा गया अध्यक्ष को और जनरल सेक्रेटरी को, कई चीज़ों पर उनसे वजाहत और एक्सप्लेनेशन भी पूछा गया, मांगा गया। और साथ में वोटिंग के लिए जो खर्च होता है काफ़ी 8 से 10 लाख रुपया, उसका भी एक एस्टिमेट बनाकर उनको दिया गया। लेकिन दोनों चीज़ों पर उन्होंने कुछ भी क्लियर जवाब नहीं दिया। कई बार रिमाइंडर के बाद तब उन्होंने एक जवाब दिया और साफ तौर पर कहा कि हम इस पर अभी कुछ जिक्र नहीं करेंगे, हम सिर्फ जनरल बॉडी में ही बता सकते हैं। इसी बीच जनरल सेक्रेटरी का भी एक पत्र आया, जिसके माध्यम से हम लोगों को यह पता चला कि बैंक का ऑपरेशन फ्रीज हो गया और पैसा चूँकि नहीं निकल सकता है। तो हम लोगों ने फिर उनको बुलाया आयोग में पर्सनली, इन पर्सन, फिजिकल, कि आप आइए और मीटिंग हम बुला रहे हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि कैसे वोटिंग कराया जाए और ये कैसे मामला हल होगा, कैसे वोटिंग होगा, कैसे बैंक ऑपरेशन खुलेगा। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि आप जनरल सेक्रेटरी से कंसल्टेशन कीजिए। और जनरल सेक्रेटरी से जब पूछा तो वो कहते हैं कि आप ही कोई वे आउट निकालिए, आप ही कोई समाधान निकालिए। तो ऐसे में आयोग अब क्या निर्णय लेगा? तो अब हम लोग बैंक को तो नहीं जा सकते, बैंक ऑपरेट होता है सदर, सेक्रेटरी और ट्रेजर जो भी है। तो ऐसी हालत में अब हमारे पास जो ऑप्शन है, जो भी रास्ता, अब हम लोग उसको ढूंढे हैं, हमारे पास अभी है। अब हम लोग इसका समाधान निकालेंगे और जल्द ही निकलेगा समाधान, हम लोग उस पर कोशिश में हैं। क्या कोई पेंच फंसाने की साजिश है सर? कोई पेंच फंसाने की साजिश नहीं है। बैंक ऑपरेशन कभी भी बंद हो जाएगा जब 2 क्लेमेंट हो जाएंगे, 2 दावेदार हो जाएंगे तो बैंक क्या निकाल रहे हैं? आप जो बार-बार बोल रहे हैं कुछ रास्ता? हाँ, हम लोगों के पास रास्ता है। अब हम लोग कुछ उस पर रास्ता ढूंढ रहे हैं कैसे निकलेगा, और निकलेगा, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। और जो भी होगा उसकी सूचना दी जाएगी अध्यक्ष को भी, जनरल सेक्रेटरी को भी, भले वो नहीं आ रहे हैं लेकिन उनको भी बताया जाएगा और कहा जाए कि आप इसमें सहयोग कीजिए। तत्काल तब माना जाए कि चुनाव स्थगित, इसलिए चूँकि अभी ये कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो इसको हम लोग अभी स्थगित रखेंगे। कोई भी फाइनल डेट
तो आचार नहीं संहिता क्या घोषणा होगा कर। सर? आचार संहिता लगेगा, चूंकि आचार संहिता जारी रहेगा या खत्म? आचार संहिता तो बिल्कुल जारी रहेगा, कल भी जारी था, आज भी जारी है। ऐसा रहता है क्या आयोग जब अपने से स्थगित कर रहा है चुनाव तो आचार संहिता क्यों लगाएगा? जब किसी कारण से लगता है, आचार संहिता खुद लगा रहा है कि हम अभी स्थगित कर रहे हैं, तो स्थगित तो ऐसा नियम हमको लगता होगा ही नहीं। तो डेट संहिता वापस इलेक्शन को तो हमने पोस्टपोन ही नहीं किया है, डेट को हम फाइनल नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन तो 1 महीना 10 दिन के अंदर होना ही है। अब तो इलेक्शन सर इलेक्शन कैसे होगा जब आपका फ्रीज हो गया? आपकी बात ठीक है, फ्रीज नहीं मान रहा है, पूर्व प्रेसिडेंट नहीं मान रहे हैं, आपकी चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसी के तैसी कर दिया आपको, तो क्या मतलब? आयोग को मान ही नहीं रहे हैं वो लोग। नहीं, आयोग को माने चाहे नहीं माने, वो तो हाउस में है ही नहीं। हम सिर्फ प्रेसिडेंट को जानते हैं, अध्यक्ष से हम बात कर रहे हैं। अध्यक्ष हमको कोऑपरेट करें, अध्यक्ष कहते हैं कि हम क्या कोऑपरेट करेंगे, आप ही रास्ता निकालिए, तो अब हम लोग रास्ता निकालेंगे। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में हाल ही में सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित एक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। अस्पताल में एक मरीज से सुरक्षा गार्ड के द्वारा मोबाइल चोरी करते हुए वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसी ने अस्पताल गार्ड के सुपरवाइजर का स्थानांतरण कर दिया है। वहीं इस निर्णय के विरोध में चंचल शुक्ला ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। चंचल शुक्ला की मांग है कि अस्पताल प्रशासन अपना आदेश वापस ले, जिसका समर्थन अन्य गार्ड भी कर रहे हैं। इधर अस्पताल सुपरिटेंडेंट ने आश्वासन दिया है कि मामले में अस्पताल के एचओडी से चर्चा के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। क्या सवाल? हमने तो सुरक्षा गार्ड आपसे मिलने के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ उनकी मांगे थी और किस लिए? नहीं, वो तो मिले थे, दूसरे पर्पज से मिले थे, कि उससे कोई संबंधित नहीं था। तो उन्हीं लोगों को काफी डांटा गया, एकदम बोला गया है कि आप सुरक्षा वहाँ गार्ड रहते हुए भी जो है इतना बड़ा घटना हो जाता है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो आवाज को लेकर वो गार्ड बोल रहे थे कुछ? हाँ, बोल रहे थे, मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। मुझे तो पता ही नहीं था अब तक कि कब कहाँ कर रहे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
भागलपुर तुलसी परिवार की ओर से द्वारिकापुरी कॉलोनी स्थित श्याम कुंज में आज से भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हो गया। बता दें कि इस कथा में गुजरात पोरबंदर के ब्रह्म ऋषि क्रीट भाई 7 दिनों तक प्रवचन करेंगे। तुलसी परिवार के विनोद गुड्डेवाला और केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने बताया कि शनिवार को शहर में शोभा यात्रा के साथ भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शुरू हो गया। शोभा यात्रा खाटू श्याम मंदिर से निकलकर गौशाला मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन है जो 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 2 बजे से शाम संध्या 6 बजे तक कथा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। आप सभी लोगों से अपील है, मीडिया के माध्यम से भी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आए। तुलसी परिवार के द्वारा यहाँ संपूर्ण व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी आने वाले भक्तों को असुविधा न हो।